Hello everyone and welcome to the second lecture on chemical kinetics. I hope you have already gone through the first lecture in detail and the concepts taught over there are clear to you. First lecture में we looked at the introduction to chemical kinetics and how to measure rate of reaction. कि जो भी rate of reaction है उसको हम किस तरीके से measure करते हैं for two different types of reaction. एक जिसमें stoichiometric coefficient सबका सेम था और 1 था, and secondly in which stoichiometric coefficients were different and different from 1. आज के लेक्चर में we will look at rate law and how to classify reactions on the basis of their behavior towards change in concentration of different reactants. रेट लॉ होता क्या है? रेट लॉ in simplistic term is basically the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactants. यानी rate of reaction को हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं? In terms of concentration of reactants. तो बेसिकली रेट लॉ हमें यह बताता है कि अगर हम किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन x परसेंटेज से चेंज करते हैं तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. मानो कि अगर हमने किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 10% से चेंज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 10% बढ़ेगा, 10% कम होगा, या 20% बढ़ेगा, या 30% बढ़ेगा, या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. तो ये सारे क्वेश्चन कि अगर मैं concentration of a particular reactant या many reactants को चेंज करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट आने वाला है. So the general form of rate law is this: R is equal to K into A to the power X into B to the power Y. यहां पर A और B क्या है? A and B are basically reactants. यहां पर इस रिएक्शन में O और B रिएक्ट होकर मेरे को C दे रहे हैं. तो मैंने रेट लॉ को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने A लिखा है उसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. सो जनरल फॉर्म है रेट लॉ का R इज इक्वल टू K concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y. ये जो एक्सपोनेंट्स X और Y हैं they may or may not be equal to stoichiometric coefficients A and B. ये X may or may not be equal to A and similarly Y may or may not be equal to B. जो X है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A. Y रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B. और X प्लस Y रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये एक नया टर्म है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट इज इक्वल टू the sum of exponents यानी power. So it is equal to sum of exponents of concentration of reactants in the rate law expression. मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आ रहा है उनके पावर्स को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर है? लेट्स लुक एट इट इन फर्दर डिटेल. अब इस रेट लॉ में R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू B टू द पावर Y. इसमें K क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट. K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट. एंड हाउ डू वी डिफाइन रेट कांस्टेंट?
अगर ऊपर वाली इक्वेशन में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 1 डाल दें और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को भी 1 मान ले, तो आर किसके बराबर हो जाएगा? आर हो जाएगा के के बराबर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के बराबर. सो वी कैन डिफाइन रेट कांस्टेंट एज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of all the reactants are taken as unity या 1 mole per liter, कि concentration को हम generally express करते हैं in terms of molarity. So when the concentration of all the reactants taking part in the reaction is 1 molar, the rate of reaction is equal to the rate constant. ठीक है? तो रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट टर्म है जो हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगा. नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेट कांस्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट कांस्टेंट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन. दैट मीन्स it is different for different reactions. If you're talking about formation of ammonia vis-a-vis formation of water, they are two different reactions, so the rate constant for both the reactions will be different. Secondly, it is independent of concentration of reactants. मतलब reactant का concentration change होगा तो भी rate constant same रहने वाला है. इंपॉर्टेंट है कि यू डोंट कंफ्यूज रेट कांस्टेंट विथ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज होंगे, बट रेट कांस्टेंट विल रिमेन द सेम. इफ यू रिमेंबर द रेट लॉ क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू सम पावर. तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा बट रेट कांस्टेंट रहेगा. रेट कांस्टेंट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट जनरली इंक्रीज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी जनरली इंक्रीज होगा. इसको ऐसे समझिए, लेट्स से एक रिएक्शन है, उसमें हमने प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से हाफ मोलर लिया. अब मैं ये रिएक्शन दो तरीके से कर रहा हूं. एक बार रिएक्शन के टाइम टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया 100 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरे टाइम टेम्परेचर मेंटेन किया 200 डिग्री सेल्सियस पे, और मैंने नोट किया कि रिएक्शन एट 200 डिग्री सेल्सियस इज मच फास्टर. अब अगर मैं रेट लॉ देखूं तो रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब दोनों केस में मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सेम रखा था तो वो टर्म चेंज नहीं हुआ. तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ है तो उसका मतलब है रेट कांस्टेंट भी चेंज हुआ होगा. क्लियर है? सो रेट कांस्टेंट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर. Next, what is the effect of catalyst? Rate constant changes with catalyst as well. Catalyst generally speed of reaction increase करते हैं. तो अगर speed of reaction increase हो रही है at same concentration, it implies the only thing which is changing is rate constant. और रेट कांस्टेंट चेंज ही होता है बिकॉज कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है. वी विल लुक एट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लेटर ऑन और उस टाइम पर यह कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा. बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर दैट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट. एंड फाइनली it is independent of pressure. Can you think a reason behind this? See, if the reaction does not involve any gaseous reactants and products, obviously pressure is not going to have any impact on rate of reaction itself. तो जब rate of reaction ही change नहीं हो रहा है तो rate constant change होने का
क्वेश्चन ही नहीं है। बट इवन फॉर गैसियस रिएक्शन अगर प्रेशर चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। बट यू कैन थिंक ऑफ प्रेशर एज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन या प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। सो प्रेशर का इंपैक्ट वही होगा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इंपैक्ट है। दैट मीन्स इट विल नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर। तो जस्ट टू समराइज, rate constant is different for different reaction. It does not change with concentration of reactant or pressure, but it changes with change in temperature or introduction of catalyst. Consider the following rate law. R is equal to K into A to the power 1 into B to the power 2. ये एक रेट लॉ हमको दिया हुआ है। So, order of reaction with respect to reactant A कितना हो जाएगा? Obviously 1 which is equal to the exponent या power of concentration term of A. Similarly, order of reaction with respect to reactant B क्या हो जाएगा? B का पावर रेट लॉ के अंदर जो कितना है 2 and overall order of reaction कितना हो जाएगा 1 plus 2 which is 3. So this particular reaction या वो reaction जिसका rate law is given by R is equal to K A to the power 1 B to the power 2 क्या है 3. Order of reaction कितना है 3 which is same as sum of powers of all the concentration terms. तो इस तरीके से कोई भी रेट लॉ दिया है और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वी सिंपली नीड टू एड अप द एक्सपोनेंट्स. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. अब हमें रेट लॉ दिया हुआ है R इज इक्वल टू के ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब. मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है उसकी पावर 2 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B की पावर 3 है. अब हमें क्या बोला है कि इफ इट डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, यानी अगर हम B का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डबल कर देते हैं and we do not change the concentration of A, what will happen to the rate of reaction? मतलब बेसिकली 2 केसेस दिए हैं. केस 1 तुम्हारा बेस सिनेरियो है जिसमें A का एक कॉन्सेंट्रेशन लिया और B का एक कॉन्सेंट्रेशन लिया. केस 2 के अंदर हमने A का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा बट B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया. अब हमसे पूछते हैं कि जो केस 2 है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट होगा, यानी केस 2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो केस 1 में रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइम्स होगा. तो कैसे करेंगे? अब ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो के भी कांस्टेंट है क्योंकि इट्स अ रेट कांस्टेंट और ए कांस्टेंट है. इट इज गिवन कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम सेम रख रहे हैं. तो इसका मतलब है केवल एक ही वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. So we can say that R, which is the rate of reaction, is directly proportional to cube of concentration of B. Clear? क्योंकि R is equal to some constant into B cube. So that means R is proportional to cube of concentration of B. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू B1 क्यूब अपॉन B2 क्यूब. कोई भी दो वेरिएबल अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है. तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू B1 क्यूब अपॉन B2 क्यूब. अब B2 क्या है? B2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B1, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को हमने डबल कर दिया. तो अगर B1 मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था तो B2 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स B1. अब इस इक्वेशन में B1 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 क्यूब अपॉन 2 क्यूब. तो उसका मतलब हो गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/8 और
rate of reaction becomes 8 times on doubling the concentration of B. आया समझ में कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स. कब? जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को सेम रखा. तो ये एग्जांपल में क्या दिखा रहा है? ये इस एग्जांपल से हमें पता चल रहा है कि अगर हमें रेट लॉ दिया हुआ है तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा. सिमिलरली अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी चेंज कर देते तो भी मैं सिमिलरली प्रोसीड करता. उस केस में क्या हो जाता? R1 अपॉन R2 वुड हैव बिकम इक्वल टू A1 स्क्वायर B1 क्यूब अपॉन A2 स्क्वायर B2 क्यूब. यही होता क्योंकि दो वेरिएबल बचते उस केस में A और B. तो R1 अपॉन R2 उस केस में आता A1 स्क्वायर इंटू B1 क्यूब अपॉन A2 स्क्वायर इंटू B2 क्यूब. सिंपल मैथमेटिक्स है. सेम प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं जो हम यूज करते हैं किन्हीं भी दो वेरिएबल के वेरिएशंस को पता करने के लिए जहां पर वो डायरेक्टली वेरी कर रहे होते हैं. अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने. अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. और इसमें रेट लॉ दिया हुआ है k इंटू ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 1. और केस 1 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को डबल किया है, कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी सेम. केस 2 के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल कर दिया है, कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी सेम. और केस 3 में मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को भी डबल किया है और बी को भी डबल किया है. और तीनों केस में पता करना है कि हाउ विल the rate of reaction change, या by how many times will the rate of reaction change. ट्राई करें. अगर डाउट हो रहा है तो पिछला वाला एग्जांपल फिर से देख लें. सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच से लॉजिकली सॉल्व करोगे तो इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. अगर कोई दिक्कत आती है तो यू आर ऑलवेज फ्री टू मैसेज मी. अब तक हमने रेट लॉ का जनरल फॉर्म स्टडी किया है. नाउ लेट्स गो इनटू फर्दर डिटेल्स. नाउ वी विल लुक एट फर्स्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ एंड फॉलोड बाय इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रेट लॉ. इस लेक्चर में वी विल फोकस ओनली ऑन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर बोथ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड nth ऑर्डर रिएक्शन. Now let's look at what a zero order reaction is. Consider the following reaction where a single reactant is giving me a product. In fact, अब जितना भी डिस्कशन हम करेंगे वो इसी टाइप ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड होगा, where a single reactant is giving me a product. Now, zero order reaction क्या होता है? In simplest terms, zero order reaction are those reaction where rate of reaction is independent of concentration of reactants. मतलब वो रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी इंपैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं होता है. यानी अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें या कम कर दें तो भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा. So these kind of reactions are called zero order reaction. तो क्लियर है, अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मेरा रेट लॉ क्या होगा? R इज इक्वल टू K टाइम्स R टू द पावर 0, राइट. R टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1. तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट R इज इक्वल टू K, जहां पर K रेट कांस्टेंट है विच इज अ कांस्टेंट. सो विच मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज अ कांस्टेंट टर्म, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इंपैक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये रेट ऑफ
ये रेट लॉ हो गया फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिफाइन किया था डी आर बाई डी टी, वेयर आर वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के. अगेन माइनस साइन क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ पैसेज ऑफ टाइम. तो जो हमारा जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ उसका रेट लॉ में लिख सकता हूं R इज इक्वल टू के विच इज अ कांस्टेंट, और इन अदर वर्ड्स dr by dt is equal to minus of k, and this particular form dr by dt is equal to minus k is the differential form of rate law for a zero order reaction. It is a differential form of rate law for zero order reaction. And just to repeat once more, zero order reaction क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट विथ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा. जब मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब केवल यह है कि विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा. सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, जहां पर के रेट कांस्टेंट है. सो वी हैव सीन दैट रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कैसे होने वाला है? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा, और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑन विच वी आर प्लॉटिंग द कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे और रेट ऑफ रिएक्शन प्लॉट किया y एक्सिस पे, तो वी विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस. ये क्या शो कर रहा है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो या कुछ और हो या कोई भी वैल्यू हो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा. सो दिस ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, that is the graph between rate of reaction versus concentration, is a straight line parallel to x-axis, is true for a zero order reaction. Next जो important चीज है वो है unit of rate constant. अब अगर हम रेट लॉ से देखें तो रेट कांस्टेंट क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? तो जो रेट कांस्टेंट के डायमेंशन है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज सेम एज दैट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन. तो यानी उसकी यूनिट भी विल बी सेम एज दैट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट कांस्टेंट के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड. इंपॉर्टेंट है कि याद रखें कि रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगी. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड. यह याद रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इन मेनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे मे नॉट स्पेसिफाई कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, और द क्वेश्चन इज डीलिंग विथ विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. They will simply give you the value of rate constant along with its unit. So you need to figure out from the unit as to what is the order of the reaction being talked about. Okay? So from the units of rate constant, we should be able to figure out the order of reaction. Now we will look at first order reaction.
Again, the generalized reaction remains the same. R gives us P. Again, stoichiometric coefficient of the reactant and the products are same and is equal to unity. Now, for a first order reaction, rate law is given by R is equal to K times the concentration of reactant. और जो एक्सपोनेंट है, पावर है, दैट इज 1. तो इसका क्लियर मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से. तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हाफ हो जाएगा. यानी जितने परसेंट हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे उतने ही परसेंट से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं dr by dt and clearly dr by dt will then be equal to minus k times r. क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम. तो दैट इज dr by dt for instantaneous rate of reaction. So dr by dt is equal to minus k times r. So this is the differential form of rate law for the first order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था? dr by dt is equal to minus k. फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो गया? dr by dt is equal to minus k times r. यहां पर r क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो जस्ट टू रिपीट, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. If concentration of reaction is doubled, then the rate of reaction will also get doubled. If concentration of reactant is changed by x%, rate of reaction will also change by x%. तो क्लियर है? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. Now let's look at the rate constant for the first order reaction. Specifically हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी. What will be the unit for the rate constant of a first order reaction? Now a first order reaction के लिए जो रेट कांस्टेंट K है उसके डायमेंशंस क्या होंगी? R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. इसको हम सीधे ड्राइव कर सकते हैं रेट लॉ से. रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन. सो के इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हम सबको पता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन की ऑब्वियसली मोल पर लीटर. तो मोल पर लीटर कैंसल आउट हो जाएंगे और रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें मिल जाएगी पर सेकेंड या 1 अपॉन सेकेंड. ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है पर सेकेंड. और जीरो ऑर्डर के लिए क्या बताई थी मैंने? राइट, मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो याद रखें, याद नहीं रख पा रहे हो तो डायमेंशनली कैलकुलेट कर सकते हो. और ये यूनिट्स याद रखना या एबल टू कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, in certain questions the order of the reaction is not specified, but you need to figure it out from the given units of rate constant. Now let's look at the second order reaction. Again generalized reaction same रहेगा, stoichiometric coefficient इस reaction में भी 1 है, और second order reaction है तो उसका rate law will be k times r square. जीरो ऑर्डर के लिए ये पावर 0 थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 थी, और सेकंड ऑर्डर के लिए जाएगा k टाइम्स r स्क्वायर. ठीक है? अगर थर्ड ऑर्डर होता तो यहां पर 3 हो जाता. तो उसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो गया? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? Reactions for which rate of reaction is directly proportional to square of concentration of reactant is a second order reaction. और ऐसे रिएक्शन के लिए
अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। और आर की जगह 2r डाल दो तो क्या बन जाएगा? 4k r स्क्वायर। के आर स्क्वायर तुम्हारी ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन थी, तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 4 टाइम्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं 3 टाइम्स कर देता हूं तो r की जगह मेरे को 3r डालना पड़ेगा, और उस केस में मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9k r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो क्लियर है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। नाउ जनरलाइज्ड nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका जो रेट लॉ होगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म होगा टू द पावर n। ठीक है, तो जनरलाइज्ड रेट लॉ k इंटू आर टू द पावर n, और इससे आप n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 डाल के रेट लॉ फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर निकाल सकते हो। और इस केस के अंदर अगर मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टू द पावर n टाइम्स हो जाएगा। ट्रिपल कर दिया तो 3 टू द पावर n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार समराइज करते हैं सारे रेट लॉस जो हमने स्टडी करे हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हमने बोला था रेट लॉ होता R इज इक्वल टू के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए R इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर 1। सेकेंड ऑर्डर के लिए R इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर 2, और nth ऑर्डर के लिए R इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर n। सिंपल है। रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखी थी पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगी 1 अपॉन मोल पर लीटर पर सेकेंड, और nth ऑर्डर के लिए हो जाएगी 1 अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, और सॉरी मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर second. Before we conclude this lecture, let's look at certain properties of order of reaction. पहली प्रॉपर्टी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन need not be same as stoichiometry coefficient. कि भैया जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपके कोएफिशिएंट होते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं है कि हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may or may not be same as stoichiometry coefficient. Secondly, order of reaction can be 0, positive integer, fraction, and in rare cases even negative number. ठीक है, तो it can be 0, positive integer, fraction or even negative number. And lastly, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। मतलब कि हम इक्वेशन को देखकर डिटरमिन नहीं कर सकते या नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर अगर हमें पता करना है, इन्फर करना है, तो हमें एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने होंगे लैब में, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना होगा। डिफरेंट तरीके होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए, जो कि हम आगे देखेंगे ब्रीफली। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने पड़ते हैं। सो देयरफॉर इट इज सेड दैट इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी और इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में मेनली हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेट किया है। हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर, जहां पर कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, टू फर्स्ट ऑर्डर जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था,
Then we looked at second order, third and nth order. We looked at units for different orders of reaction. And we looked at various properties of order of reaction. And we also looked at how order of reaction varies with temperature, pressure, catalyst and concentration of reactant. Concentration of reactant और pressure से rate constant change नहीं होता है, but temperature or catalyst changes the rate constant for a reaction. And rate constant is an experimental determined quantity and is different for different reaction. I hope कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे. I think this is one of the most interesting and relatively easier topic as far as physical chemistry is concerned. ध्यान से लेक्चर पर फोकस करो और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहो. If you do this, you will not face any problem in this particular topic and you will score very good marks. So keep studying and thank you for watching this lecture.